वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आईपीएल 2024 क्वालिफायर 2 जो कि सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल चिपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। वहीं राजस्थान रॉयल ने पहले टॉस जीत के सनराइजर हैदराबाद को बैटिंग करने का न्योता दिया और वहीं वो अपने 20 ओवर में 175 रन ही बना पाए 9 विकेट के नुकसान पर। और वहीं इस टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल 139 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर। इस मैच पर डिस्कशन हम अपनी स्टार्ट करते हैं अर्चित जी के साथ में। अर्चित जी, वेलकम टू बियॉन्ड द बाउंड्री। थैंक यू सो मच राहुल जी। और जैसे आपने प्रेडिक्शन की थी कि सनराइजर हैदराबाद इस मैच को जीत लेगी और वहीं उन्होंने कह सकते हैं बड़े आसानी से इस मैच को जीत लिया, तो मैं इसकी चीज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद राहुल जी। और पिछले 2 मैचों से आपकी जो प्रेडिक्शन है वो ऑन पॉइंट है, तो मैं आपसे इसका राज भी जानना चाहूंगा। जी, कोई राज नहीं है। बस जो मुझे लग रहा था मैच से पहले वो मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि भविष्य में जो भी मैचेस होंगे उसमें भी वैसा ही होगा। बस मुझे लगा कि ये टीम जीत जाएगी तो मैंने इसीलिए वो बोला। अच्छा, मेरे को लगा आपके पास कोई शक्तियां हैं, तो मैं अभी वर्ल्ड कप का सारा आपसे अभी पूछ लूं। नहीं नहीं नहीं, कोई दैवीय शक्ति नहीं है। बस वो मैच से पहले मुझे लगा तो मैंने बोल दिया। अच्छा, जैसे कि राजस्थान रॉयल के लिए सब कुछ अच्छा जा रहा था, उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉस भी जीता और सनराइजर हैदराबाद को पहले बैटिंग करने का न्योता दिया और उन्हें एक अच्छे स्कोर पे रेस्ट्रिक्ट किया। तो आपको कहाँ लगता है कि राजस्थान रॉयल से कहाँ गलती हुई? देखिए, मैं ये कहूँगा कि राजस्थान रॉयल्स की कोई कहीं गलती नहीं थी मेरे ख्याल से। टॉस जीत के, जैसा कि ऑन द टॉस जब पैट्रिक कमिंस से भी बात हुई थी तो कमिंस ने भी यही बोला था कि हम भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का ही फैसला करते। लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच ये समझ में आया कि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करना पहले इनिंग्स से भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। गेंद बहुत ज़्यादा टर्न कर रही थी। हमने देखा कि जो गेंद है वो पहली इनिंग्स में सिर्फ 1.8 डिग्रीज का टर्न ले रही थी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में 3.3 डिग्रीज का टर्न ले रही थी। तो मेरे ख्याल से डिसीजन मेकिंग में शायद बाद में मैच खत्म होने के बाद पता चला कि ये डिसीजन उतना सही नहीं रहा, लेकिन मैच होने से पहले हमारी भी यही राय थी कि पहले गेंदबाजी का फैसला लिया जाए और बिल्कुल भी ड्यू नहीं गिरा ग्राउंड पे, जिससे कि वो डिसीजन थोड़ा गलत साबित हो गया क्योंकि बहुत हवा चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ड्यू बिल्कुल नहीं गिरा, जबकि सबको उम्मीद थी कि इतना ह्यूमिड क्लाइमेट है तो ज़रूर ड्यू फैक्टर ज़रूर होगा। अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग को कंपेयर करें तो आपको कहाँ लगता है कि राजस्थान रॉयल से कहाँ चूक हो गई? देखिए, अगर आप दोनों की बल्लेबाजी को कंपेयर करते हैं तो जब एसआरएच बैटिंग कर रही थी तो उन्होंने शुरू के 8 ओवर में 92 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो मेरे ख्याल से इस पिच पे नए गेंद से बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान हो रहा था। जितना गेंद पुराना होता जा रहा था, बल्ले पे गेंद कम आ रहा था, तो उन्होंने शुरू के ही 8 ओवर को लेवरेज करके, पावर प्ले को लेवरेज करके 92 रन का स्कोर बना लिया था। तो वहीं कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अ, अगले 12 ओवर में भी उतने रन नहीं बने जितने उन्होंने शुरू के 8 ओवर में लूट लिए थे। वहीं अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो वो इस चीज़ को रीड नहीं कर पाए। उन्होंने शुरू के 5 ओवर में सिर्फ 32 रन बनाए, जबकि उनका सिर्फ एक ही विकेट गिरा था। तो मेरे ख्याल से इनिंग प्रोग्रेशन में अगर आप देखते हैं तो शुरू के ओवर्स का फायदा नहीं उठा पाई राजस्थान रॉयल्स। और देखिए, जोस बटलर के जो बूट्स हैं उन्हें कैडमोर फिल नहीं कर पाए और वो पिछले 2 मैचों से उन्हें मौका मिला और दोनों मैचों में फ्लॉप रहे, डाउन एंड आउट। और आज का अगर स्पेशली मैच देखें तो उनके बल्ले पे बॉल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, बहुत ही टेंटेटिव लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत प्रेशर में खेल रहे हैं, हर गेंद पे कुछ नया करने की सोच रहे थे। कई बार उन्होंने बहुत ज़ोर से गेंद को मारने की कोशिश करी, तो वो कहीं से भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, देखिए क्वालीफायर का भी बहुत बड़ा प्रेशर था कि भई आप बाहर होंगे तो फिर नॉकआउट हो जाएँगे। और कहीं न कहीं जब आप एक इतने बड़े प्लेयर की जगह पे आते हैं तो आपके आपको खुद से ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। तो मेरे ख़्याल से वो प्रेशर को सकम हो गए और वो चलते बने जल्दी ही। अगर मैं यही बात करूं यशस्वी जायसवाल की, यशस्वी जायसवाल के बल्ले पे बॉल बहुत अच्छा आ रहा था और उन्होंने 6th ओवर में भुवनेश्वर कुमार के वहां पर 19 रन भी लिए और जहां से लगा कि राजस्थान रॉयल इस टारगेट को चेज कर सकता है। बट मैं अगर वहीं देखें तो उन्होंने एक बड़ा ही इररेस्पॉन्सिबल सा शॉट खेलकर वो आउट हो गए। और मेरे को लगता है कि वहीं से ही फिर विकेट गिरने का सिलसिला स्टार्ट हो गया। उसी के बाद ही अगर आप देखें कैप्टन सैमसन, उसके नेक्स्ट ओवर में ही वो एक कह सकते हैं कि जहां उन्हें थोड़ा सा रोक के खेलना चाहिए था, वहीं वहां उन्होंने एक शॉट मारा और वो भी आउट हुए।
और जो उनके एक लग रहे थे, जो बल्लेबाज फॉर्म में भी थे इस पूरे आईपीएल में और अच्छे खासे रन भी राजस्थान रॉयल्स के लिए बनाए रियान पराग ने, और वो भी एक बड़ा इररेस्पॉन्सिबल सा शॉट खेलकर आउट हो गए। देखिए बिल्कुल, जब जब आप बात यशस्वी जायसवाल की करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि वर्ल्ड कप आने वाला है और अब आखिरी के उन्होंने 2-3 मैचेस में काफ़ी अच्छे रन कर लिए हैं। तो जी बिल्कुल, उनके बल्ले पे गेंद बहुत अच्छा आ रहा था, भुवनेश्वर कुमार की उन्होंने पिटाई भी करी थी छठे ओवर में। और देखिए, जो मैं बात पहले भी कह रहा था कि शुरू के 5 ओवर्स में राजस्थान ने कहीं ना कहीं मौका गंवा दिया था, तो उस चीज़ को कैचअप गेम एक हो गया था कि हैदराबाद उस पॉइंट ऑफ टाइम में उनसे आगे था। तो फिर हमेशा ही राजस्थान जो है एक कैचअप गेम खेलता रहा हैदराबाद के साथ, कि इतने ओवर में हैदराबाद ने इतने रन बना लिए थे तो वो काफ़ी पीछे ही थे। और देखिए उसी चीज़ के चलते उन्होंने जल्दी रन बनाने की कोशिश की। और देखिए जब आप जल्दी कोशिश करते हैं तो आप लॉफ्टेड शॉट्स भी खेलते हैं, मेरे ख्याल से वो वहाँ पे आउट हो गए। और देखिए जब उनके आउट होने के बाद रियान पराग भी आए, तो मैं ये महसूस करता हूँ डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, खास तौर से जब स्पिनर सनराइजर्स हैदराबाद के आ गए थे तो बहुत डॉट बॉल्स खेल रहे थे राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज। और ऐसा होता है कि अगर आप बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं तो फिर आपको प्रेशर रिलीजिंग शॉट्स मारने होते हैं, और वही सैमसन ने भी किया और वो कैच आउट हो गए। बेहतरीन कैच इनका मार्करम ने लिया। और सेम काम फिर जब रियान पराग ने प्रेशर रिलीज करने के लिए शॉट मारा तो वही बिल्कुल चीज़ हुई। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही डॉट बॉल्स उन्होंने बीच में खेल लिया और उसका भुगतान उनको करना पड़ा। हमें यहाँ पे ध्रुव जुरैल की तारीफ भी करनी होगी, एक वही एक खिलाड़ी लगे राजस्थान की साइड से जो फाइट करते हुए नजर आए इस मैच में। जी बिल्कुल, और देखिए बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे। अगर आप उनकी भी बल्लेबाजी देखें तो शुरुआत में सिर्फ सिंगल से खेल रहे थे, और शुरू के 6-7 बॉलों में 6-7 रन ही उन्होंने बनाए थे और कहीं से भी वो प्रेशर में नहीं दिख रहे थे। फिर उन्होंने जब हिटिंग करना शुरू किया, दूसरी तरफ से विकेट्स गिरे जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन जब तक उनके साथ रोमन पावल भी थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये मैच में अभी भी जान है। रोमन पावल भी एक बहुत अच्छे हिटर हैं। लेकिन देखिए रोमन पावल की भी अगर हम बात ले लें या शैमरॉन हेटमायर की बात ले लें, तो दोनों ही मैच को क्लोज नहीं कर पाए, फिनिश नहीं कर पाए जो जिस चीज़ के लिए उनको रखा गया था। और देखिए ऐसे स्लो विकेट पे जहाँ पे गेंद टर्न भी हो रहा हो, किसी भी नए बल्लेबाज के लिए आकर आते ही शॉट मारना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर टीम को चाहिए था जो भी बल्लेबाज सेट होते जा रहे थे वो थोड़ी लंबी इनिंग्स खेलते, चाहे एक तरफ से एक बल्लेबाज एंकरिंग कर लेता और दूसरी तरफ से थोड़ा सा सेट होने के बाद दूसरी तरफ से हिटिंग शुरू करी जा सकती थी। जैसे कि उन्होंने रविचंद्र अश्विन को हेटमायर और रोमन पॉवेल से ऊपर भेजा, तो वो डिसीजन राजस्थान रॉयल का कितना सही था और उसके पीछे उनकी क्या इंटेंशन थी? देखिए उस डिसीजन के पीछे जो इंटेंशन नजर आता है वो यही नजर आता है कि भारतीय मूल के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी को बहुत अच्छे से खेलते हैं और उस वक्त स्पिनर डोमिनेट कर रहे थे, और रवि अश्विन बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इसीलिए भेजा गया था कि जब तक स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं तो आने वाले 2-3 ओवर में वो रन बॉल खेल लें या एक आधा चौका अगर लगा सकते हैं तो लगा लें, ताकि जब थोड़ा पेस बॉलिंग आ जाए तो उसके बाद जो उनके डेजिग्नेटेड फिनिशर्स हैं शिमरन हेटमायर या रोमन पावल, वो आके फायदा उठा पाए। मेरे हिसाब से थिंकिंग गलत नहीं थी, बस एग्जीक्यूशन उस चीज का नहीं हो पाया। अगर हम बात करें यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद की बॉलिंग की, स्पेशली स्पिन को, हम कह रहे थे कि उनकी स्पिन बॉलिंग इतनी ज्यादा सेटल्ड नहीं है, और उनके पास ऐसा कोई कह सकते हो कि इंटरनेशनल बॉलर भी नहीं है स्पिन बॉलर में जो काफी नामी हो। बट अगर हम देखें शहबाज अहमद और अभिषेक शर्मा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी, और मैं मेरे को लगता है कि मैच वहीं से राजस्थान रॉयल के हाथ से निकल गया। उन्होंने अपने 8 ओवर में 47 रन देते हुए 5 विकेट लिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दोनों ने मिलकर करी। और देखिए एक होता है जैसे बल्लेबाजी में पार्टनरशिप की जरूरत होती है, ऐसे ही गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप की जरूरत रहती है। और दोनों की पार्टनरशिप में गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही थी, दोनों ही डॉट बॉल्स बहुत अच्छे से निकाल पा रहे थे, और ऊपर से जब उनको हिटिंग करने का कोई कोशिश कर रहा था बल्लेबाज तो वो विकेट भी ले पा रहे थे। तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप में दोनों ने गेंदबाजी करी और देखिए 5 विकेट निकाले, जबकि हम दोनों का एज एन ऑलराउंडर मान रहे थे कि भाई कोई प्रॉपर स्पिनर सनराइजर्स हैदराबाद में नहीं खिलाया था, लेकिन दोनों ऑलराउंडर ने इतनी अच्छी गेंदबाजी करी कि 5 विकेट भी निकाल के दिए। और वहीं अगर हम राजस्थान रॉयल की स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि उनका एक स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है इस आईपीएल में। दोनों इंटरनेशनल बॉलर हैं इंडिया के लिए जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो वहीं अगर देखें, उन्होंने 8 ओवर में 77 रन दिए और 0 विकेट लिए।
जी, बिल्कुल। देखिए, जब ये दोनों गेंदबाजी कर रहे थे, तो उनके सामने एनरिक क्लासन थे, जो कि स्पिनर को छोड़ नहीं रहे हैं इस टाइम पे। उन्होंने दोनों की बहुत अच्छे से पिटाई करी, बहुत सारे रन लूटे, और लेकिन उनके सामने वो आउट भी नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से उन दोनों ने गेंदबाजी उतनी बुरी नहीं करी, जितनी अच्छी बल्लेबाजी एनरिक क्लासन ने की उनके खिलाफ। जी देखिए, क्लासन ने अर्धशतक जरूर लगाया है, बट कहीं ना कहीं हमें क्रेडिट राहुल त्रिपाठी को भी देना होगा, जिन्होंने 15 बॉल में 37 रन बनाए और ये एक स्टेज क्लासन को सेट करके दिया। देखिए, बिल्कुल हमें राहुल त्रिपाठी को क्रेडिट उनकी बल्लेबाजी को देना पड़ेगा, और देखिए बहुत अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली। पहले ही ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना विकेट गंवा दिया था, जब ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए थे। और देखिए उसके बाद आकर राहुल त्रिपाठी ने अकेले पारी को वहां पर संभाला, क्योंकि ट्रेविस हेड बहुत टेंटेटिव लग रहे थे शुरुआत में, और वो जायज़ भी है, पिछले दोनों मैचेस में डक करके वो आ रहे थे। तो देखिए उन्होंने ना सिर्फ वहां पर संभाला, बल्कि बहुत अच्छे से हिटिंग करी, बहुत सारे चौके, 5 चौके मेरे ख्याल से उन्होंने लगाए, और वहां पर एक छक्का भी उन्होंने लगाया, और 15 गेंदों में 37 रन उन्होंने बनाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, ताकि आने वाले बल्लेबाज उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकें। अगर हम यहीं पर राजस्थान रॉयल की फास्ट बॉलिंग की बात करें, जो उनके दो बड़े ही स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं इस पूरे आईपीएल 2024 में, आवेश खान और संदीप शर्मा, उन्होंने इस मैच में भी एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी और कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल के लिए बॉलिंग में टोन सेट करके दी। जी, बिल्कुल। दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। आवेश खान ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट निकाले, वहीं संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। और देखिए ना सिर्फ शुरुआत में, बल्कि टुवर्ड्स द एंड भी, जब सनराइजर्स हैदराबाद मैच को अच्छा फिनिश करना चाहता था, तो दोनों आखिरी के ओवर्स में सिर्फ 19वें और 20वें ओवर में मिला के सिर्फ 12 ही रन उन्होंने स्कोर करने दिए सनराइजर्स हैदराबाद को। तो कहीं ना कहीं जब राजस्थान बैटिंग की तरफ जा रहा था, तो अपने साथ एक मोमेंटम लेके जा रहा था। सनराइजर हैदराबाद फाइनल में पहुंच गई है और वो फाइनल अपना केकेआर के अगेंस्ट इस सेम स्टेडियम, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में संडे 26 को खेलने जा रही है। तो आपको लगता है कि इस चीज का फायदा सनराइजर हैदराबाद को मिलेगा? देखिए, हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये रीसेंट ही मैच है, और परसों फिर वापसी आके सनराइजर्स हैदराबाद को सेम ग्राउंड पे खेलना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा हैदराबाद को ज़रूर होगा कि वो बहुत रिसेंटली मैच खेल के यहाँ पर जा रहे हैं, और जो जिस तरह से वो आज पिच को समझा है, जितनी अच्छी रीडिंग उन्होंने पिच की करी है, तो इसका ज़रूर बेनिफिट सनराइजर्स हैदराबाद को अपने अगले मैच में होगा। और देखिए दोनों ही टीम्स के बीच इस आईपीएल में 2 मैचेस हुए हैं, और दोनों में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की है, पर मेरे ख्याल से ये तीसरा मुकाबला ये बहुत मुकाबले का टक्कर का होने वाला है। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे फाइनल के ऊपर, जो एसआरएच वर्सेस केकेआर, जिसके ऊपर हम एक डीप डिस्कशन करेंगे और आपको बिल्कुल बताएंगे कि अपनी प्रेडिक्शन हम अपने सामने रखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी, बिल्कुल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू, बियॉन्ड द बाउंड्री। बियॉन्ड।